नमस्कार। आज हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श के बारे में। एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य थे और कौन कौन से आदर्शों को लेकर के प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी। क्योंकि ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता का समावेश कहीं न कहीं प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें था। साथ ही साथ चारित्रिक निर्माण और व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं कर्तव्यपरायणता की भावना और साथ ही साथ सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार आदि जो था प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्यों में से थे। कहने का अर्थ है प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, कहीं न कहीं धार्मिकता का भी उसमें समावेश था। और यदि हम देखें संस्कारों के विकास की बात करें तो जो वेदकालीन युग था उस युग में कहीं न कहीं अर्थ है जो शिक्षा थी वो सर्वाधिक संस्कारों को बहुत महत्व दिया जाता था। उसका उद्देश्य जो था छात्रों में अच्छे संस्कारों को का विकास करना और साथ ही साथ शिक्षा में के द्वारा वैदिक आदर्शों के अनुरूप संस्कारों को छात्रों में विकसित करना उस समय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य और आदर्शों में सम्मिलित था। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना, परमार्थ, जनहित भावना और साथ ही साथ परोपकार, सामाजिकता का विकास करना और साथ ही साथ व्यक्ति को गुरु और बड़ों का आदर करना और कर्तव्य पालन का ज्ञान कराना और साथ ही साथ सत्य के मार्ग का अनुसरण करना और सत्य के मार्ग का व्रत को धारण करना और धर्म के प्रति निष्ठा भाव और साथ ही साथ श्रम के प्रति आदर का भाव, श्रम को महत्व दिया गया था। और उच्च विचार आदि जो संस्कार थे उन संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाना, कहने का अर्थ है कि एंशिएंट एजुकेशन का बहुत मतलब एजुकेशनल सिस्टम को विकसित करने के लिए जो प्राचीन शिक्षा की पद्धति थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें संस्कारों को प्रमुखता प्रदान की गई थी। साथ ही साथ ज्ञान एवं अनुभव का, कहने का अर्थ समन्वय था। उस प्राचीन जो शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम देखें तो उसमें ज्ञान एवं अनुभव का कहीं न कहीं समन्वय था और जिसके द्वारा ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके फलस्वरूप शिक्षार्थी जो थे नए ज्ञान को आत्मसात कर पाते थे, चिंतन कर पाते थे, मनन कर पाते थे और उसको धारण कर पाते थे और उसी के अनुसार क्या करते थे, जीवन को सफल बनाने की ओर अग्रसर होते थे। और इस जो प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी उसमें कहीं न कहीं चिंतन का बहुत बड़ा महत्व था, उसमें मनन का बहुत महत्व था, उसमें स्वाध्याय को बहुत बड़ा महत्व दिया गया था और शिक्षार्थियों में यथासंभव ये योग्य और कुशल बनाने का प्रयास गुरुजनों द्वारा सदा किया जाता था। और इससे एक उद्देश्य यदि हम कहते हैं, जहां डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने कहा भी है, शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था। क्योंकि कब जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसमें शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था वरन ज्ञान एवं अनुभव को आत्मसात करना था। उस समय ज्ञान और अनुभव को ही अपने मनन चिंतन द्वारा आत्मसात करना ये शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य और आदर्शों में सम्मिलित था। और साथ ही साथ आत्मा की पवित्रता का विकास करना भी प्राचीन शिक्षा जो पद्धति थी उसका प्रमुख उद्देश्य था। उसके अनुसार क्या था कि जो वैदिक युग में जो शिक्षा का जो यदि दूसरा प्रमुख उद्देश्य में देखें तो उसमें मानवता को आध्यात्मिक विकास कराना जरूरी था। क्योंकि मानव जो आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होगा तो कहने का अर्थ वो सही गलत उचित अनुचित का पूर्ण रूप से उसे ज्ञान होगा। और साथ ही साथ उस जो प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या था, मानव जीवन को अत्यधिक सरल बनाने की कोशिश की गई थी और साथ ही साथ उसमें स्वाभाविक और पवित्र बनाने का प्रयास किया गया था उस समय की शिक्षा व्यवस्था में। और जीवन का अंतिम लक्ष्य उस समय था मोक्ष की प्राप्ति करना।
क्योंकि उस समय पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बहुत महत्ता दी गई थी और मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। कहने का अर्थ उस समय ईश्वर को बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया था और साथ ही साथ धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचना और मोक्ष को प्राप्त करना उस समय के आत्मा की पवित्रता के तहत ये पूर्ण रूप से छात्रों में उसका विकास किया जाता था और साथ ही साथ चित्त वृत्तियों का भी विकास किया जाता था। मैंने कहने का था वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था में छात्रों में ऐसे चित्त वृत्तियों का समावेश किया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद बालक आत्मज्ञान और आत्म संयम का स्वयं अनुभव कर सके और उसके द्वारा शिक्षार्थी क्या करे, जो सैद्धांतिक और जो मौखिक ज्ञान को उसने अर्जित कर रखा है उस ज्ञान को वो प्रयोगात्मक रूप में से खुद सत्यता की कसौटी पर उसको ना तोल सके और उसके अनुसार ही व्यवहार कर सके। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें कहने का अर्थ है बच्चों में आत्मज्ञान के साथ साथ आत्म संयमित बनाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। उसी के अनुसार कहने का अर्थ है कि बच्चे में संयमित जीवन जीने के लिए बच्चे को प्रेरित भी निरंतर किया जाता रहा है। जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था में जो छात्रों को सत्य के मार्ग में चलने के लिए कहीं न कहीं आत्म संयम की दिशा में प्रशिक्षित भी किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था जिससे कि बच्चा उस सत्य के मार्ग की ओर चल सके और अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करे आत्म संयम के साथ और आत्म केंद्रित होकर के और आत्मज्ञान को आत्म संयम के द्वारा प्राप्त करने के लिए उस समय की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा इसको स्थान दिया गया था। जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था या फिर वो एजुकेशन की व्यवस्थाएं थी पूरी, वो पूर्ण रूप से कहीं न कहीं व्यक्तित्व के विकास के लिए और मनुष्य को एक कुशल और एक योग्य और ऐसे नागरिक का विकास करने के लिए शिक्षा दी जाती थी जिससे कि वो समाज हित में कार्य कर सके। और उसमें ये भी माना गया था कि मन के उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण यह भौतिक जगत में ही उलझ जाता रहे। मतलब कहने का अर्थ है उस समय ये बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया था कि व्यक्ति जो है कि जो मन में आ रहे विचारों को ही प्रमुखता न प्रदान करे, बल्कि जो उसने आज अपने व्यवहार और क्या कहते हैं में लेके आना है वो जो उसने सीखा हुआ ज्ञान है, जो उसने आत्म संयम के द्वारा और क्या कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उस आत्मज्ञान और उस आत्म संयम के द्वारा मन के विचारों को नियंत्रित करते हुए व्यवस्थित रूप से इस सामाजिक जीवन का आनंद ले सके। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी और साथ ही साथ चरित्र के निर्माण पर उस समय बहुत प्रमुखता दी गई थी। चारित्रिक निर्माण पर इसलिए दी गई थी, वैदिक काल में जो शिक्षार्थियों के चरित्र निर्माण और का विकास पर विशेष रूप से बल दिया जाता था, क्योंकि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था का सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो चरित्र का निर्माण करना था। और वैदिक जो काल में जो ज्ञान संपन्न यदि कोई व्यक्ति है, यदि उसका चरित्र व्यक्ति का ठीक नहीं है तो उसे निम्न दृष्टि से देखा जाता था, उसको बहुत ही हीन भावना उसके मन में खुद ही आ जाती थी कि मैंने इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद मेरे यदि चारित्रिक रूप से यदि मैं सही नहीं हो पाया तो इस मेरे लिए क्या है, ये जीवन व्यर्थ है, ये उस समय माना जाता था। इसलिए उस समय चारित्रिक विकास को बहुत प्रमुखता दी जाती थी और चारित्रिक गुणों के वृद्धि के लिए व्यक्ति क्या करता था, निरंतर उन कार्यों करने की कोशिश करता था जिससे कि उसका शिक्षार्थियों का चारित्रिक निर्माण हो सके। और आरंभ से ही उसे ऐसे नैतिक प्रवृत्तियां उसके अंदर समाहित कर दिया जाता था, उसके अंदर विकास कर दिया जाता था जिससे कि वह गुरुजनों और अन्य विद्यार्थियों और समाज के प्रति कहने का अर्थ है सदाचरण कर सके, अच्छा आचरण कर सके, अच्छा व्यवहार कर सके और उसके द्वारा वह अच्छे चरित्र का निर्माण कर सके। क्योंकि यदि वो अपने स्वभाव में ही और साथ ही साथ वो अपने स्वाभाविक रूप से उस जो ज्ञान अर्जित कर रहा है उस ज्ञान में कहने का अर्थ है पवित्रता के साथ उसको धारण करे और उसको अपने चित्तवृत्तियों में उसे शामिल करे और साथ ही साथ वो ज्ञान और अनुभव को चारित्रिक विकास में भी लगाए, तो वास्तव में वो चारित्रिक विकास के लिए उस समय की एंशिएंट जो एजुकेशन पद्धति थी वो पूर्ण रूप से चारित्रिक विकास को प्रमुखता प्रदान करती थी। और भारतीय इसमें यह भी माना गया था कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना,
छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना गया था। उस समय क्या था कि चारित्रिक विकास करना, बच्चों के चारित्र को का विकास करना, जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन था उसका एम भी था, उसका आइडियल्स भी थे वो उस समय की शिक्षा व्यवस्था के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था में संस्कारों को बहुत प्रमुखता प्रदान की गई, उसके अलावा ज्ञान तथा अनुभव को बहुत प्रमुखता प्रदान की गई, उसके बाद आत्मा की पवित्रता के विकास पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, और साथ ही साथ चित्तवृत्तियों के जो को शांत करना और उस पर नियंत्रण रखना, इस पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया गया। कहने का अर्थ है अपने मन पर केंद्रित करना, मन को कंट्रोल करने के लिए, उसको मन और मस्तिष्क के बैलेंस को बनाने के लिए इस प्रकार का उसका विकास किया गया, जिससे कि वो अपने मन और अपने मस्तिष्क के चल रहे विभिन्न विचारों को कहने का अर्थ कहीं न कहीं नियंत्रित कर सके, और चारित्रिक विकास पे बहुत बल दिया गया था। और भारतीय संस्कृति का संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार पे भी प्रमुखता प्रदान की गई थी कि बच्चा भारतीय संस्कृति को समझे और उस संस्कृति के अनुसार उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो, और वो नए ज्ञान को प्राप्त करके वो कहने का अर्थ है समाज हित में उस ज्ञान को लगा सके। इसलिए व्यक्ति को समाज हित में ज्ञान के लिए प्रेरित किया जाता था। भारतीय संस्कृति के संरक्षण के तहत, जैसा कि हम वर्तमान में मानते हैं कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, उस समय की भी जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था में भी कहीं न कहीं संस्कृति को, जो सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य जो है, उसका ज्ञान भी बच्चों में कराया जाता था। और साथ ही साथ सांस्कृतिक जो गौरव को एक स्थान से अन्य स्थानों पर फैलाना और उसको प्रचारित करना, ये शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए निरंतर कार्य करते थे, और साथ ही साथ सामाजिक कुशलता की उन्नति के लिए भी कार्य किए जाते थे। कहने का अर्थ है वैदिक काल में जो शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान साथ साथ प्रदान किया जाता था, और साथ ही जिससे कि शिक्षार्थी में शुद्ध आचार विचार आ सकें, साथ ही साथ उसके व्यवहार के माध्यम को अपने जीवन को वो क्या कर सके, सफल कर सके, और साथ ही साथ उसमें व्यावसायिक कुशलता के माध्यम से कहने का अर्थ है कहीं न कहीं शिक्षार्थी समाज में अपना अस्तित्व को सुरक्षित कर सके, क्योंकि उसमें व्यावसायिक कुशलता को भी कहने का अर्थ है उस समय की शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित किया गया था। और वो समाज में जब व्यवसायिक कुशलता होगी तो वो समाज में स्वाभाविक रूप से क्या है, सामंजस्य स्थापित कर लेगा, और जो शिक्षार्थी हो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के माध्यम से समाज की उन्नति करने में विभिन्न प्रकार से योगदान दे सकेगा। और शिक्षा पूर्णतः सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, अपितु उसमें किसी न किसी शिल्प से संबंधित थी, उसमें किसी न किसी प्रकार के कौशल से संबंधित थी। उस कौशल का ज्ञान उस समय की जो सामाजिक एंशिएंट एजुकेशन है उसमें कहीं न कहीं दी जाती थी। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन में जो प्राचीन भारतीय शिक्षा की व्यवस्था थी उसमें कहीं न कहीं उसका भी महत्व था। इसके अलावा हम बात करते हैं व्यावसायिक कुशलता का विकास प्राचीन जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उसमें था। उसके तहत यह था कि शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ शिक्षार्थियों में कहीं न कहीं व्यावसायिक कुशलता और व्यावसायिक ज्ञान को प्रदान करना, और उनको व्यवसायिक के प्रति ऐसी योग्यता प्रदान करना जिससे कि वो प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वारा वो अपने आप को सक्षम कर पाएँ, अपने आप को मजबूत कर पाएँ, और उसके अनुसार वो अपने व्यवसाय को चयन कर पाएँ। और इसमें क्या था, विभिन्न विभिन्न जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी। इन वर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार वैसे ही उनकी व्यवसायिक कुशलता के विकास के विषय में नई नई जानकारी दी जाती थी। जैसे ब्राह्मणों का कार्य उस समय क्या होता था, अध्ययन और अध्यापन का कार्य करना होता था, और जो क्षत्रियों का कार्य होता था वो सैनिक और राजकाज से संबंधित जो कार्य थे उनके बारे में, वैसे ही वैश्य और अन्य उनके वर्णों के बारे में था, जिसमें कि हर व्यक्ति को कहने का अर्थ है इस समाज के विकास में किसी न किसी प्रकार से योगदान देना और समाज को मजबूत बनाना और सामाजिक व्यवस्था
को बनाए रखने की कहने का अर्थ है उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी। और व्यवसायिक कुशलता प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय में कहने का अर्थ है मजबूत बनाया जाता है, उसके कौशलों का विकास करने पर उस समय की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था में भी कहने का अर्थ है व्यवसायिक कुशलता को प्रमुखता दी गई थी। और साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश भी था। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, प्राचीन काल की जो शिक्षा थी, उसमें सा विद्या या विमुक्ते इसका बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि उसमें इसको प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और आस्था और उसके प्रति उपासना और का कार्य किया जाता था। और साथ ही साथ विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में यज्ञ करना, उनको व्रत करना, उनको उपवास करना, उनको संध्या पूजा करना, उनको प्रार्थना करना और अन्य प्रकार से समाज हित में कार्य करने के लिए और साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता के गुणों को सम्मिलित उस समय की शिक्षा व्यवस्था में किया गया था, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही धर्म का पालन करते थे और धर्म के अनुसार ही कार्य करते थे और धर्म के महत्व को जानते थे और अपने कर्तव्यों का सही मार्ग की ओर निर्वहन करते थे। उस समय प्रत्येक व्यक्ति जो प्राचीन जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कहने का अर्थ है कि ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता में कहीं न कहीं बहुत बड़ा विश्वास होता था, वो उसके अनुसार ही अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर होता था। साथ ही सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना भी उस समय प्रमुखता से उस शिक्षा व्यवस्था में था। कहने का अर्थ है वैदिक काल की जो शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी था कि शिक्षार्थियों को सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना सिखाया जाता था और उनको जो विद्यार्थी थे वो विद्या अध्ययन के साथ साथ समाज के अन्य व्यक्तियों की सहायता कर सकें, अपने कर्तव्यों का सही रूप में निर्वहन कर सकें और दीन दुखियों की सहायता कर सकें और साथ ही साथ वो निःशुल्क रूप से उसमें गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ वो सामाजिक कार्यों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना सीख सकें। और शिक्षार्थियों का कार्य तीनों प्रकार के जो गुरु का और क्या कहते हैं माता पिता का और देव का और उनकी सेवा करना ये सिखाया जाता था उस समय पे सामाजिक कर्तव्यों के तहत। और साथ ही साथ जीविकोपार्जन के लिए जो शिक्षार्थी थे उनको तैयार किया जाता था, उनको इस योग्य बनाया जाता था कि शिक्षार्थी जो हैं जीविका के उपार्जन के लिए खुद ही क्या हो सकें, सक्षम हो सकें और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसके द्वारा वो वैदिक काल में शिक्षार्थियों को कहने का अर्थ है व्यवहारिक ज्ञान तो प्रदान किया ही जाता था जिससे कि वो व्यक्ति क्या कर सके, व्यवहारिक बन सके। और जीविकोपार्जन के लिए उसको क्या किया जाता था, समर्थ बनाया जाता, योग्य बनाया जाता था। और जीविकोपार्जन के लिए वो उद्यमी बने, इसके लिए उसको कृषि की शिक्षा दी जाती थी, उसको चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी, युद्ध कौशल उसे सिखाया जाता था, उसे कला के ज्ञान दिया जाता था, उसे व्यवसाय के संबंधी ज्ञान दिया जाता था, उसे पशुपालन की शिक्षा दी जाती थी, उसे तरह तरह के मतलब से उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता जिससे कि वो इन प्रशिक्षण के द्वारा कहने का अर्थ है शिक्षार्थी कहने का सामाजिक कुशलता को प्राप्त कर सकता था। और वो गृहस्थ आश्रम के दौरान वो कहने का अर्थ है अपने परिवार और अन्य लोगों का पूर्ण रूप से क्या कर सके, भरण पोषण करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार की पूर्ण रूप से जो कहना चाहिए प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श थे। इन उद्देश्य और आदर्शों के अनुसार उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी। अब इन शिक्षा व्यवस्थाओं को यदि हम एक संक्षिप्त रूप में देखें तो उस समय की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा महत्व था संस्कारों के विकास पर। संस्कारों के विकास को उस समय प्रमुखता दी गई थी। दूसरा, उस समय ज्ञान एवं अनुभव का उस समय समन्वय स्थापित किया जाता था, ज्ञान और अनुभव को प्रमुखता दी जाती थी। तीसरा उस समय था कि आत्मा की पवित्रता और एवं उसके विकास पर बल दिया जाता था। फिर उसके बाद उसमें चित्तवृत्तियों को कहने का अर्थ है उसके मन और मस्तिष्क को कहने का अर्थ है केंद्रित करने का उस समय प्रयास किया जाता था उस समय की शिक्षा व्यवस्था के तहत। और चरित्र निर्माण को बहुत ही प्रमुखता प्रदान की जाती थी कि चारित्रिक गुणों का बच्चे में वो जो शिक्षार्थी है उसमें विकास हो। और उसके साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के विकास के लिए कार्य करने के लिए और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के विषय में उसको जानकारी दी जाती
जाती थी उस समय की शिक्षा व्यवस्था के तहत। साथ ही साथ उसमें सामाजिक कुशलता की उन्नति की उसको शिक्षा दी जाती थी और उससे व्यावसायिक कुशलता के विकास की भी उसको शिक्षा दी जाती थी और ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश उस शिक्षार्थी में किया जाता था और साथ ही साथ सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की विद्यार्थी में उसको सामाजिक कर्तव्यों के प्रति उसको जागरूक किया जाता था। इसके अलावा जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना उस समय की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ा कार्य था कि प्रत्येक शिक्षार्थी शिक्षा अध्ययन के बाद विद्या अध्ययन करने के उपरांत वो एक योग्य नागरिक बन सके। वो जब गृहस्थ जीवन की ओर प्रवेश करे तो कहने का अर्थ है वो अपने आप में इतना सक्षम हो, इतना योग्य हो, वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्या कहते हैं राज्य और राष्ट्र हित में कहने का अर्थ है कार्य कर सके। इस प्रकार की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी। उस समय की शिक्षा व्यवस्था को यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि आज संस्कारों की कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। दूसरा, आज हम यदि देखें तो ज्ञान एवं अनुभव को कहने का अर्थ है हम प्रमुखता नहीं प्रदान कर पा रहे हैं कि उसको प्रमुखता प्रदान करनी चाहिए, वो प्रमुखता हम नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आत्मा की पवित्रता पर कहने का अर्थ है हम बहुत ज़्यादा उसका विकास भी नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम इस प्रकार की शिक्षा हम शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से नहीं प्रदान कर पा रहे हैं और साथ ही साथ चारित्रिक विकास पर बहुत ज़्यादा आज के समय में ज्ञान देने की आवश्यकता है। उनको चारित्रिक गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है। वर्तमान यदि हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से उन आदर्शों और मूल्यों को लें तो उन आदर्शों और उन सिद्धांतों को यदि हम आज के रूप में वो करें तो उसमें चारित्रिक विकास भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे क्या होता है प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों में से हम आज भी उन वर्तमान में भी उन उद्देश्यों ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रत्येक छात्र को वर्तमान में भी हमें जागरूक करना पड़ेगा, तत्पर करना पड़ेगा। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, इसकी जानकारी भी हमें विद्यार्थियों को देनी होगी। साथ ही साथ उसे सामाजिक कुशलता के लिए भी तैयार करना होगा। उसे स्वयं की कुशलता और समाज के विकास के लिए किस प्रकार से कुशल नागरिक बन सकता है वो भी जानकारी देनी होगी और उसमें व्यावसायिक कुशलता भी सम्मिलित करनी होगी। व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत वो जिस क्षेत्र में भी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके, अपने भविष्य का निर्माण कर सके और समाज के हित में कार्य कर सके, राष्ट्र हित में कार्य कर सके, उस प्रकार के व्यवसाय को चयन करने के लिए उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। और साथ ही साथ उसे आज के समय में उसको धार्मिक शिक्षा अपने अनुसार लेने के लिए भी उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए। वो अपने अनुसार जो किसी भी प्रकार के किसी भी जाति धर्म से संबंधित व्यक्ति हो तो अपने अनुसार वो शिक्षा के साथ साथ वो धार्मिक शिक्षा भी स्वयं ले सकता है। और साथ ही साथ वो सामाजिक कर्तव्यों के पालन करने के लिए भी उसको तत्पर करना पड़ेगा। और जीविकोपार्जन के लिए भी वर्तमान समय में उसे कौशल युक्त बनाना, उसे तकनीकी युक्त बनाना, उसे आधुनिक बनाना और साथ ही साथ उसे नए नए ज्ञान और नए नए ज्ञान के द्वारा उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संपूर्ण प्रकार की जो उस समय के प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य थे और जो आदर्श थे उनको आज भी हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में लागू करने की आवश्यकता है। और उनके अनुसार ही वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के द्वारा हम लोग इन एंशिएंट जो प्राचीन समय के जो एम्स और आइडियल्स थे उनको हम आज भी इस शिक्षा व्यवस्था में लागू करके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, उज्जवल बना सकते हैं और उनको राष्ट्र हित के लिए तत्पर कर सकते हैं। और समाज हित और राष्ट्र हित बच्चों के मन मस्तिष्क में स्थापित करके उनके भविष्य का हम एक अच्छा, सफल, उज्जवल और समृद्धशाली बच्चों का हम भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद।